जय हिंद। आज के क्लास में 12वीं कक्षा के भूगोल विषय पाठ संख्या 9 पर परिचर्चा करेंगे। इसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जानने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे व्यापार क्या है। व्यापार क्या है या व्यापार किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। स्वैच्छिक आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और एक प्रश्न होगा कि व्यापार केंद्र क्या है। व्यापार केंद्र क्या है? आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस स्थान पर विनिमय का कार्य होता है। जिस स्थान पर विनिमय का कार्य होता है उसी स्थान को व्यापार केंद्र या विपणन केंद्र कहते हैं। जिस स्थान पर विनिमय का कार्य होता है उसको हम व्यापार केंद्र या विपणन केंद्र कहते हैं। मन में होगा ये विनिमय का मतलब क्या होता है? तो विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली। विनिमय का अर्थ क्या होता है? अदला बदली। अब सवाल होगा कि विनिमय होते कितने प्रकार के हैं? विनिमय के प्रकार। विनिमय के अगर हम प्रकार की बात कर लें कि विनिमय के प्रकार कितने होते हैं, तो विनिमय के 2 प्रकार होते हैं। एक वस्तु विनिमय, और दूसरा कौन है? मौद्रिक विनिमय। विनिमय के कितने प्रकार हैं? तो विनिमय के 2 प्रकार हैं। एक वस्तु विनिमय, दूसरा कौन है? मौद्रिक विनिमय। तो प्रश्न होगा कि वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है या वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु से वस्तु का अदला बदली। वस्तु से वस्तु का अदला बदली। वस्तु से वस्तु का अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाता है। फिर प्रश्न होगा मौद्रिक विनिमय क्या है? मौद्रिक विनिमय क्या है? तो वस्तु से मुद्रा का या मुद्रा से वस्तु का, मुद्रा से वस्तु का विनिमय। वस्तु से मुद्रा का या मुद्रा से वस्तु का विनिमय मौद्रिक विनिमय कहलाता है। अब सवाल है
कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। सॉरी, व्यापार के स्तर कितने होते हैं। व्यापार के अगर प्रकार की बात कर ले तो व्यापार के प्रकार कितने होते, तो व्यापार के दो प्रकार होते हैं। जैसे विनिमय के दो प्रकार है, वैसे ही व्यापार के भी दो प्रकार होते हैं। पहला राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न है तो राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर, सीमा के अंदर होने वाला व्यापार। देश के सीमा के अंदर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और देश के सीमा को पार करके होने वाला व्यापार, देश के सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को हम राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, और देश के सीमा को पार करके होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। चूंकि यहाँ टॉपिक हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा करना है, तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगर महत्व की बात कर ले कि इसका महत्व क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी भी देश के आर्थिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक दबाव मापक कहा जाता है। आर्थिक दबाव मापक माना जाता है, क्योंकि जो देश जितना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा वह देश आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत होगा, और जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होगा वह देश आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होगा, कमजोर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी, किसी देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक दबाव मापक माना जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की बात कर ले, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फारस व मेसोपोटामिया, फारस और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। दूसरी, अगर मौर्य काल की बात करें, तो मौर्य काल में भी यूनान के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में भी भारत का यूनान के साथ व्यापारिक संबंध था। कुषाण काल, कुषाण वंश के एक महान शासक थे कनिष्क, इन्होंने चीन से रोम तक एक मार्ग का निर्माण किया था व्यापार के लिए। उस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के माध्यम से भारत से, रेशम मार्ग के द्वारा भारत विदेशों को निर्यात करता था गरम मसाला, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की बनी वस्तु, हाथी दांत की वस्तु का निर्यात करता था, और इसके बदले में रोम हमें देता था क्या, सोना और चांदी।
सोना व चांदी इसके बदले में रोम हमें देता था। इस कारण कुषाण काल में यूनान से हमें सोना और चांदी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई और भारत की समृद्धि बहुत तीव्र गति से क्या हुई, आगे बढ़ी। भारत में इतना ज़्यादा सोना का भंडार हो गया कि भारत सोने की चिड़िया के रूप में क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में वस्तु के साथ साथ मानव का भी व्यापार होता था। प्राचीन काल में और मध्यकाल में मानव का ही व्यापार होता था और मानव का व्यापार जिस स्थान पर होता था वह था पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी, लिस्बन, जहाँ पर इंसान को खरीदा और बेचा जाता था और इन मानव के व्यापार को कहा जाता था दास व्यापार कहा जाता था। दास व्यापार कहा जाता था। गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था और गुलामों को खरीद बिक्री का केंद्र कहाँ था, लिस्बन में। मतलब दासों का यहाँ पर क्या लगता था, बाजार लगता था और बड़े पैमाने पर इंसान को यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता था। आपको बता दें, मानव व्यापार निश्चित तौर पे मानव सभ्यता के लिए एक निंदनीय कार्य था। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1792 ईस्वी में डेनमार्क, 1807 ईस्वी में इंग्लैंड और 1808 ईस्वी में अमेरिका और 1833 ईस्वी में भारत क्या कर दिया, दास व्यापार पर रोक लगा दिया। दास व्यापार पर कर दिया, कानून बनाकर रोक लगा दिया गया कि मानव के क्रय विक्रय क्या होगी, नहीं होगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ पहलू हो गए। अब सवाल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर आधार की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो पहला आधार है वो राष्ट्रीय संस्थानों में भिन्नता। पहला आधार क्या है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। संसाधनों में भिन्नता, इसका मतलब यह हुआ कि संसार की कोई भी देश, सभी देश में समान मात्रा में संसाधन नहीं है। कोई देश संसाधन के दृष्टिकोण से समृद्ध है तो कुछ ऐसे भी देश है जहां संसाधनों का पूरा क्या है, अभाव है। तो जिन देशों में संसाधन प्रचुर मात्रा में है उन संसाधनों को क्या करते, विक्रय करते हैं, और जिस देश में संसाधन की कमी है वह संसाधनों को क्या करते हैं, क्रय करते हैं। और संसाधनों में भिन्नता के कई कारण हैं। संसाधनों में भिन्नता का कारण है पहला भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, क्योंकि सभी देश के भूगर्भ भूमि की बनावट समान नहीं है। दूसरा खनिज संसाधन, दूसरा क्या है, खनिज संसाधन। सभी देशों में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में नहीं है। और तीसरा जलवायु की बात करते हैं, सब देश की जलवायु भी समान नहीं है, क्योंकि संसाधन के लिए भी जलवायु, संसाधन को प्रभावित करने वाले जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है जनसंख्या। दूसरा क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की आबादी या लोगों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जनसंख्या भी प्रभावित करती है। जनसंख्या भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। जिस देश में आबादी ज़्यादा होगी वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा करेगा, वस्तु का क्रय विक्रय ज़्यादा करेगा। और जिस देश की आबादी कम होगी वहाँ पर व्यापार का स्तर भी कम होगा, क्योंकि लोगों का डिमांड ही क्या होता है, कम होता है। तीसरा जो कारण है वह है आर्थिक विकास की प्रावस्था। व्यापार को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की प्रावस्था का मतलब कि कोई देश विकास के किस अवस्था से गुजर रहा है। और आर्थिक विकास की प्रावस्था के बारे में विचार दिया था सोवियत रूस के एक विद्वान थे जिनका नाम था रोस्टोव।
रोस्टोव ने आर्थिक विकास की अवस्था के बारे में चर्चा किया था। रोस्टोव ने आर्थिक विकास की 5 अवस्था के बारे में जिक्र किया है कि कोई देश आर्थिक विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है। अगर पहली अवस्था से गुजर रहा है तो वहाँ संसाधनों का डिमांड कम होता है, लेकिन चौथी और पांचवी अवस्था में कोई गुजरेगा तो वहाँ संसाधनों का जरूरत ज़्यादा होता है। तो आर्थिक विकास की अवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा को व्यापार को आधार प्रदान करती है। चौथा अगर कारण की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में, तो विदेशी निवेश की सीमा, विदेशी निवेश की सीमा। अब होगा कि विदेशी निवेश की सीमा का मतलब क्या होता है। तो विदेशी निवेश की सीमा का मतलब होता है कि हर देश की सरकार अपने देश के व्यापारियों को सीमा तय कर देती है वो कितने वस्तु का निर्यात और कितने वस्तु का आयात कर सकता है। तो आयात और निर्यात की जो मात्रा होती है तय करने का अधिकार सरकार को है। तो सरकार तय कर देती है कि कितनी मात्रा में वस्तु का आयात और कितनी मात्रा में वस्तु का क्या करेगा, निर्यात करेगा। पांचवा जो रीजन है वह है परिवहन के साधनों की सुविधा। परिवहन के साधनों की सुविधा, तो परिवहन के साधनों की सुविधा भी क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय, इसके अलावा राष्ट्रीय नीतियां, और 8वां नंबर होगा व्यापार समझौता। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करने वाले कितने तत्व हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करने वाले 8 तत्व हैं। इसमें पहला कौन है, तो पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है आर्थिक विकास की अवस्था, चौथा है विदेशी निवेश की सीमा, पांचवा परिवहन के साधनों की सुविधा, छठा राष्ट्रीय आय, सातवां राष्ट्रीय नीतियां और 8वां है व्यापार समझौता। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 8 प्रमुख आधार हैं। अब सवाल है व्यापार समझौता के कितने रूप हैं। मतलब एक सवाल होगा कि व्यापार समझौता के रूप कितने हैं, प्रकार कितने हैं। तो व्यापार समझौता के 2 प्रकार हैं। एक है द्विपक्षीय, पहला कौन है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, और दूसरा कौन है, बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय मतलब एक देश जब एक ही देश के साथ व्यापार करने के लिए समझौता करता है तो उसे द्विपक्षीय कहेंगे। लेकिन जब एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए वार्ता करता है तो उसको हम बहुपक्षीय व्यापार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन है। एक प्रश्न है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर हम पक्ष की बात कर ले कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष कौन कौन हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष हैं। पहला विश्व व्यापार का परिणाम, विश्व व्यापार का परिमाण। दूसरा है विश्व व्यापार का संयोजन, विश्व व्यापार का संयोजन, और तीसरा है व्यापार की दिशा, विश्व व्यापार की दिशा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष हैं। पहला है विश्व व्यापार का परिमाण। अब सवाल होगा कि विश्व व्यापार का परिमाण क्या है। तो विश्व व्यापार के परिमाण का मतलब होता है व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं व सेवा का मूल्य, वस्तु व
सेवा का मूल्य। तो व्यापार में सम्मिलित वस्तु और सेवा के मूल्य को हम विश्व व्यापार का परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार का परिमाण कहते हैं। दूसरा, विश्व व्यापार के संयोजन का मतलब है कि किस वर्ष, संयोजन का मतलब किस वर्ष वस्तु या सेवा का कितना आयात या निर्यात किया गया, आयात या निर्यात किया गया। विश्व व्यापार के संयोजन का मतलब होता है कि किस वर्ष में किसी वस्तु का कितनी मात्रा में आयात किया गया और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया। इसको हम सम्मिलित रूप से विश्व व्यापार का संयोजन के नाम से जानते हैं। और विश्व व्यापार के दिशा का मतलब होता है, विश्व व्यापार के दिशा का मतलब है कि कितनी मात्रा में वह किस प्रकार के वस्तु का आयात व निर्यात करता है। इसको हम विश्व व्यापार की दिशा के नाम से जानते हैं। तो विश्व व्यापार के कितने परिमाण हैं, विश्व व्यापार के कितने पक्ष हैं? तो 3 हो गए। अब सवाल है कि विश्व व्यापार का संतुलन का मतलब क्या होता है? तो विश्व व्यापार का अगर संतुलन की बात कर लें तो विश्व व्यापार के संतुलन का मतलब होता है कि आयात व निर्यात को क्या होना? बराबर रहना। मतलब आयात और निर्यात का मूल्य यदि बराबर रहे तो उसको हम विश्व व्यापार का संतुलन कहते हैं। लेकिन विश्व व्यापार में 2 बातें होती हैं, आयात होती है और निर्यात होती है। तो आयात और निर्यात के मात्रा के आधार पर विश्व व्यापार के 3 पक्ष हो जाते हैं। पहला हो जाता है अनुकूल व्यापार। क्या होता है? अनुकूल व्यापार। होगा कि अनुकूल व्यापार क्या है? तो आयात का मूल्य कम व निर्यात का मूल्य क्या हो? ज्यादा हो। आयात का मूल्य कम हो और निर्यात का मूल्य ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? अनुकूल व्यापार कहेंगे। अनुकूल व्यापार को हम धनात्मक व्यापार भी कहते हैं। दूसरा है प्रतिकूल व्यापार। क्या है? प्रतिकूल व्यापार क्या है? तो आयात व्यापार का मूल्य क्या हो? ज्यादा व निर्यात व्यापार का मूल्य क्या हो? कम हो। आयात व्यापार का मूल्य ज्यादा हो और निर्यात व्यापार का मूल्य क्या हो? तो इसको हम प्रतिकूल व्यापार क्या कहेंगे? प्रतिकूल व्यापार, या इसको हम ऋणात्मक या घाटे का व्यापार भी कहेंगे। तीसरा हमने कह दिया व्यापार संतुलन। व्यापार अगर संतुलन की बात कर लें तो व्यापार संतुलन का मतलब होता है आयात व निर्यात का मूल्य क्या हो? बराबर हो। आयात और निर्यात का मूल्य यदि क्या हो? बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहेंगे। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की बात कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अगर प्रकार की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार होते हैं। एक द्विपार्श्विक व्यापार, दूसरा बहुपार्श्विक व्यापार। पहला कौन है? द्विपार्श्विक व्यापार
और दूसरा कौन है? बहुपार्श्विक व्यापार। मन में होगा द्विपार्श्विक व्यापार क्या है? तो दो देशों के बीच होने वाला व्यापार, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और अनेक देशों के साथ, एक देश जब अनेक देशों के साथ क्या करता है? व्यापार करता है, तो उसको हम बहुपार्श्विक व्यापार के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ छोटे से प्रश्न होगा कि व्यापार उदारीकरण क्या है। एक और प्रश्न आता है कि व्यापार उदारीकरण क्या है? व्यापार उदारीकरण क्या है? तो आसान उत्तर होगा कि आयात व निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना। आयात और निर्यात व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना व्यापार उदारीकरण कहलाता है। फिर एक प्रश्न होता है कि व्यापार अवरोध क्या है? व्यापार अवरोध क्या है? तो आयात व निर्यात पर सीमित रोक। आयात और निर्यात पर एक निश्चित मात्रा में कहते रोक लगा दी जाती है, तो उसको हम व्यापार अवरोध कहते हैं। फिर प्रश्न होगा मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार क्या है? तो आयात व निर्यात पर, आयात व निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध को, सभी प्रकार के प्रतिबंध को क्या कर देना? समाप्त कर देना। आयात और निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर देना मुक्त व्यापार कहलाता है। और मुक्त व्यापार नीति के जनक कौन है? आदम स्मिथ। कौन है? आदम स्मिथ। अगला प्रश्न, व्यापार कोटा क्या है? व्यापार कोटा क्या है? तो आयात व निर्यात की सीमा तय कर देना। आयात और निर्यात की सीमा को क्या कर देना? तय कर देना व्यापार कोटा कहलाता है। अब सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं, इसका संक्षिप्त रूप है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन व्यापारियों के व्यापार के विकास के लिए स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य की बात करें तो सदस्य देश 164 है। पूर्व नाम की बात करें कि इसका पूर्व नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम था GATT गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसकी स्थापना 1948 से की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ था? जिनेवा में था। अब सवाल है तो WTO का कार्य क्या है? WTO का कार्य या उद्देश्य की बात करें कि इसका कार्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन के कार्य और उद्देश्य में पहला है कि सदस्य देशों के बीच
सदस्य देशों के बीच के आपसी विवाद को, आपसी विवाद को क्या करना, समाप्त करना। दूसरा, विश्व व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। तीसरा, व्यापारिक वार्ता के लिए मंच तैयार करना। व्यापारिक वार्ता के लिए क्या करना, मंच तैयार करना और व्यापार समझौता को लागू करना। व्यापार समझौता को क्या करना, लागू करना। ये विश्व व्यापार संगठन के क्या है, उद्देश्य या कार्य है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा कल के क्लास में करेंगे। धन्यवाद।